हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पे सफलता बैच में, जहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज खनिज पोषण। तो शुरू किया जाए खनिज पोषण की बात। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हर लेक्चर में होता है यार, शुरू करने से पहले एक कोट पढ़ते हैं हम लोग। तो आज का कोट क्या है देख लेते हैं। क्या कोट है बेटा? जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां तक पहुंच जाओगे आप इससे आगे भी देख पाओगे। मतलब बात समझ में आ रही है? कुछ क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे आज की डेट में आप जहां पे हैं, ठीक है, 11th में है, 12th में है, जिस किसी चीज के लिए है, आप अपने रास्ते मान लीजिए। आप जो टेस्ट दे रहे हैं उन टेस्ट में नंबर्स बढ़ाइए। नीट तो आखिरी स्टेप है, लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करें स्टेप बाय स्टेप। तो जब पहला स्टेप, पहली आपकी जो सीढ़ी है वो पार कर लेंगे कि आपने सोचा अगले टेस्ट में 600 लाने हैं, तो 600 नंबर, फिर 650, फिर 700। हमें 720 में 720 अगर भी ले आएंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। लेकिन जो आखिरी आपका सीढ़ी है, आखिरी रास्ता है, वो क्या है? नीट। जब आप नीट में जाएंगे तो वहां 720 में 720 लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो धीरे धीरे छोटे छोटे रास्ते चुनते रहिए। जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको नई मंजिल दिखती चली जाएगी। नीट क्लियर करेंगे तो पीजी सपना होगा। पीजी क्लियर करेंगे तो कहेंगे यार अब हमें स्टेबल होना है। जिंदगी है, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते चले जाना हमारा काम होना चाहिए। तो बच्चों, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए और बहुत अच्छे से इन सारी बातों को दिमाग में रख लीजिए कि हमारा ध्येय जो है वो उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ एक है, मंजिल आपको पानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो यार, अगर हम बात करें खनिज पोषण की, खनिज पोषण नाम का ये चैप्टर है, ये क्या कहता है? अगर हम बात करें बेटा खनिज की, तो खनिज पोषण में सबसे पहली बात क्या होती है कि हमें जीवित जितने भी जीव जंतु हैं, वो पादप हो, वो जंतु हो, वो किसी भी तरीके की जीवित चीज हो, वो सभी किसके बने हुए हैं? खनिज के। ठीक है, सभी के सभी खनिजों के बने हुए होते हैं, सभी को खनिज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे हम दो बातें यहां पे कहेंगे कि सभी जीवित जंतुओं को, सभी जीवित जंतु या पादपों को पादप जितने भी होते हैं वो खनिज के बने होते हैं। और इनके बिना अपनी जिंदगी पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे कार्बनिक हो या कार्बनिक रूप में हो, किसी भी रूप में अगर हम बात करें तो खनिजों की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जो हमारा खनिज पोषण की बात हो रही है, वो कार्बनिक या अकार्बनिक की जो हम बात करते हैं सिर्फ अकार्बनिक की बात हो रही है। अकार्बनिक पोषण की हम बात करेंगे, कार्बनिक पोषण की बात नहीं करेंगे, वो हमने प्रकाश संश्लेषण में कर ली है। तो अकार्बनिक पोषण की जब हम बात करते हैं बच्चों, अकार्बनिक पोषण की यहाँ पे बात करेंगे, कार्बनिक की फॉर्म में बात नहीं करेंगे। अच्छा, सामान्यतः अगर हमें बात करें किसी भी तरीके के अकार्बनिक तत्वों की, तो अकार्बनिक तत्वों में हमारा जो नाम आता है शुरुआती रूप में, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसी चीजों का आएगा। ठीक है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनकी हमें अलग अलग जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि इनके बिना हमारा शरीर या फिर बनेगा नहीं, या कोई एंजाइम काम नहीं करेगा, या ऊर्जा के रूप में कहीं ना कहीं ये हमारी मदद कर रहे होंगे। तो किसी ना किसी जगह पे ये संगठित होके हमारे पूरे शरीर को बना रहे हैं, पूरे शरीर में अलग अलग इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनके पोषण की बहुत जरूरत पड़ती है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है खनिज पोषण की, अगर हम बात करें।
सॉरी। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेटा कि इन खनिजों को कैसे अवशोषित किया जाता है, इन खनिजों की हमारे शरीर में क्या जरूरत है, इन खनिजों की कमी से क्या बीमारियां हो सकती हैं पादप में। ठीक है, तो खनिजों को कैसे अवशोषित करता है एक पादप, क्या क्या खनिज उसके लिए जरूरत पड़ते हैं, खनिजों की कमी से क्या होगा, खनिजों की अधिकता से क्या होगा, ये सभी बातें इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा नाम है चैप्टर का, खनिज पोषण। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है भाई यहां पे हमें, पहला पढ़ना है कि खनिज की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, और क्या पढ़ना है। ठीक है, खनिज की कमी से होने वाली, कमी से क्या होगा, अधिकता से क्या होगा, खनिज की अधिकता से क्या होगा, अधिकता से भी बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं विषाक्तता, अभी आगे पढ़ेंगे। मान लो जैसे आपने कहा यार कि आपकी डाइट है 2 रोटी, ठीक है, 2 से कम खाओगे तो भी दिक्कत है, भूख लगेगी, और 2 से कहीं हमने आपको 10 खिला दी तो क्या होगा, है ना, पेट खराब हो जाएगा। तो वही बात है, एक खनिज की एक लिमिट है कि ये खनिज इतना जरूरत है, इससे कम मिलेगा तो भी दिक्कत है, और इससे ज्यादा मिलेगा तो भी दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है। अगला चीज जो हम पढ़ेंगे यहां पे, वो पढ़ेंगे खनिज का अवशोषण कैसे होगा, खनिज का अवशोषण कैसे होगा। तो ये सारी बातें हमें यहां पढ़नी है, और इसके अलावा एक टॉपिक हमें पढ़ना है नाइट्रोजन चक्र। तो बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है, एक एक करके शुरुआत की जाएगी। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो है जल संवर्धन। जल संवर्धन की बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का एक चित्र है, एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, और जल संवर्धन को आपके एनसीईआरटी में एक और नाम दिया है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स की हम बात करने जा रहे हैं, क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स, क्या है। देखिए, इसके बारे में बात की थी सबसे पहले, किसने सबसे पहले बात की थी, जूलियस वॉन सैक ने, ये नाम लिखा है, इनका नाम आप प्रकाश संश्लेषण में भी पढ़ चुके हैं। और जूलियस सैक साहब ने ये बात जब की थी तो क्या कहा था, इन्होंने कहा कि हम एक निर्माण करते हैं एक पोषक विलयन का। ठीक है, किसका, पोषक विलयन का, इसका निर्माण करते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए हमने क्या किया, एक आप कह रहे शुद्ध जल लिया, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, शुद्ध जल लिया। शुद्ध जल का मतलब है जिसमें कहीं कोई मिनरल्स नहीं होंगे। अब इस शुद्ध जल में हमने क्या किया, खनिज डालने शुरू किए। ठीक है, सामान्यतः आप कहते हैं, आपको पता है या वैज्ञानिकों को पता था कौन से तत्व क्या जरूरत पड़ते हैं। कैसे, मान लीजिए आप कह रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी तत्व हैं वो हमने पानी में डाले। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, यहाँ पे अंतर समझिए कि मान लीजिए एक पौधा लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पौधा लगा हुआ है, ये एक पौधा है, ठीक है, और ये है मिट्टी। ये मिट्टी है, ठीक है। अब यहां पे है बहुत सारे तत्व, यहां पे है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं ये कहां जाएंगे, ये पौधे के अंदर जाएंगे। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, हमने गोल्ड निकाल भी लिया यहां से, तो हम गोल्ड को निकालना इतना आसान है क्या वहां से, ठीक है, या कॉपर को निकालना इतना आसान है मिट्टी से, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बहुत आसानी से हमने मिट्टी से निकाल लिया। मिट्टी एक बहुत बड़ा, सॉइल क्या है भाई, मिट्टी क्या है, बहुत बड़ा भूरूप है। अब उस भूरूप में से हम कहां से तत्व निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
तो इतना आसान बिल्कुल नहीं है कि हम ये तत्व निकाल दें और इस तत्व को निकाल के कह दें कि यार ऐसा आसानी से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में जहां पे आप कह रहे हैं कि भाई भू के अंदर, जमीन के अंदर बहुत सारे तत्व हैं, तो उस तत्व में से हम कोई एक तत्व बाहर निकाल लें और उस तत्व को बाहर निकाल के देखें कि पौधे पे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हमने कहा जमीन से हमने सोडियम बाहर निकाल लिया और फिर देखा कि पौधे के ऊपर सोडियम का क्या असर पड़ रहा है। मान लीजिए ये पौधा है तो इसके ऊपर सोडियम का क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि आयरन का क्या असर पड़ रहा है, कैल्शियम का क्या असर पड़ रहा है। एक हमने चीज देखी कि भाई हर एक खनिज का क्या असर इसके ऊपर पड़ रहा है। अब एक और बात यहां पे आएगी, पहले हम एक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने आयरन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि यार आयरन का हमने पहले इतना सा अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट, मान लीजिए वो क्वांटिटी एक, तो एक अमाउंट बाहर निकाला, क्या फर्क पड़ा। दो निकाला, क्या फर्क पड़ा। पांच निकाला तो क्या फर्क पड़ा, और 10 निकाला तो क्या फर्क पड़ा। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर हम आयरन का यानी लोहे का एक पर, मान लो कोई एक स्टेप है, कोई एक यूनिट है, तो एक बाहर निकालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दो बाहर निकालेंगे क्या फर्क पड़ेगा, पांच निकालेंगे, 10 निकालेंगे। किस अमाउंट पे ज्यादा निकालने पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मेरी बात समझिएगा। भाई हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इस पौधे को या इस क्या किसी भी पौधे को आयरन की कितनी जरूरत है। हर पौधे के लिए अलग अलग जरूरत होती है, जैसे हर इंसान की डाइट अलग अलग है, हर पौधे की भी अलग अलग होगी। मान लो ये जो पौधा एक्स है, इसको कितनी जरूरत है, ये तो हमें तभी पता लगेगा ना जब उसका असर हम देखेंगे कि क्या असर हो रहा है। तो हमने एक निकाला तो असर देखा, दो निकाला तो निकाला, पांच निकाला तो निकाला, हमें पता लगा कि यार पांच पे सबसे ज्यादा असर हो रहा है इस पौधे के ऊपर। जब हम 5 यूनिट बाहर निकाल रहे हैं तो पौधा मुरझा गया। अब 10 निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन 5 एक ऐसा अमाउंट है जहां पे ये पौधे पे सबसे ज्यादा असर हो रहा है। इससे कम निकाल रहे, एक या दो निकाल रहे, तो इतना असर नहीं हो रहा है। तो हमें किसी भी तरीके के खनिज का कितनी जरूरत है उसकी, ये बात तभी पता लग सकती है जब हम उसे लगातार निकाल के बाहर करें और उसका असर देखें। लेकिन क्या मृदा से ये पॉसिबल है, क्या मृदा से, भूमि से ये हो सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। तो जूलियस सैक्स साहब ने इसका दूसरा एक तरीका निकाला। जूलियस सैक्स साहब ने इसके लिए मृदा विहीन संवर्धन कराया। मृदा विहीन संवर्धन जिसे हम कहते हैं जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन। यह है मृदा विहीन संवर्धन। तो मृदा विहीन संवर्धन में क्या कहा गया भाई, देखिए इस मृदा विहीन संवर्धन में क्या कहा गया, मृदा विहीन संवर्धन में क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि हम पौधे को बिना मृदा के लगाएंगे। बिना मृदा के इस्तेमाल करेंगे, पहली बात, ठीक है, बिना मृदा के इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, इसके लिए हम क्या करेंगे, पौधे को एक पोषक विलयन में रखेंगे। अब ये पोषक विलयन कौन सा है बेटा? ये पोषक विलयन वो विलयन है जो हम सालों साल तैयार कर रहे हैं। मतलब हमने एक पानी का घोल लिया, पानी का एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी था, और जैसा हमने बताया था मिनरल वाटर होता है, फिर कहीं कोई वो सॉरी डिस्टिल वाटर होता है, मिनरल वाटर गलत बोल गए, ठीक है, शुद्ध शुद्ध जल का मतलब जिसमें कहीं कोई खनिज नहीं होगा। मिनरल वाटर तो गलत बोल गए, मिनरल वाटर में तो खनिज ही खनिज है। तो शुद्ध जल क्यों, उसकी भी एक वजह है। जैसे पिछला डायग्राम हमने दिखाया था, ये पानी है यहाँ पे, ठीक है, तो शुद्धिकृत जल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने शुद्ध जल में क्या होता है, कोई भी खनिज होते नहीं है। जब कोई भी खनिज नहीं होंगे तो मान लो हम सोडियम डाल रहे हैं, पोटेशियम डाल रहे हैं, तो हमें ये तो पता है उसकी क्वांटिटी क्या है, वो कितनी मात्रा में हम डाल रहे हैं अंदर, तभी तो हम उसका असर देख पाएंगे कि पौधे पे क्या असर हो रहा है।
तो शुद्ध जल के संग फिर हम पोषक खनिज डालते हैं, और ये जो पोषक पोषक खनिज डाल रहे हैं इनकी मात्रा हमें पहले से पता होगी कि कितनी होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब एक और बात पहले समझिएगा, ये जो पोषक विलयन हमने बनाया है ये एक दो दिन का नहीं, ये का सालों साल का है। मतलब इसमें हम सारे खनिज डाल रहे हैं और फिर उसका असर भी देख रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सोने का यानी गोल्ड का प्रयोग हर पौधे के लिए नहीं होता है, सिर्फ कुछ उच्च पौधों के लिए होता है। सिल्वर सेम कहानी है, इनका प्रयोग बहुत कम होता है। सेलेनियम कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये समझ पाएंगे कि किन तत्वों की ज्यादा जरूरत है, किन तत्वों की कम जरूरत है। तो पोषक विलयन में हर तत्व निर्धारित होगा, क्योंकि हमने सालों साल उसका असर देखा है पौधे के ऊपर कि कितनी ज्यादा उसकी क्वांटिटी में जरूरत है। तो ये पोषक विलयन हमने फिर तैयार किया है उन सारे पोषक तत्वों से जिसको पौधे की जरूरत होती है। पौधे के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब चीजें इस पोषक विलयन में होंगी। ठीक है, और इसके अलावा वायु दे रहे हैं। वायु क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भी से जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऊर्जा चाहिए। तो अब इसके अलावा क्या है? ये पूरे इस पूरे में ये तो पोषक विलयन ही है। पोषक विलयन के अलावा ये एक एरेटिंग ट्यूब है जो कि अंदर ऑक्सीजन देगी, वायु देगी। ये हमारा पौधा है और ये एक फनल लगाई गई है, अलग से कीप लगाई गई है। इस कीप से क्या हो रहा है, क्योंकि अगर और कोई तत्व एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी इससे देते रहेंगे, क्योंकि भाई पोषक विलयन में कौन सा पौधा ले ले, कौन सा और जरूरत है, तो वो सब यहां से ट्यूब से देते रहे। किया कैसे, इसे इस्तेमाल कैसे किया? इसे इस्तेमाल हमने ऐसे किया कि ये जो पोषक विलयन था, ये एक दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हमने बहुत सारे पौधे रख दिए। ठीक है, ये हमारा पोषक विलयन का है। अब यहां से इस पोषक विलयन को हमने इस ट्यूब से भेजा, हमने इस ट्यूब से भेजा, ये जो ट्यूब लगी है, ठीक है, आप देख रहे हैं एरो बना हुआ है एनसीईआरटी में, और इस ट्यूब से होता हुआ ये यहां चला गया यहां पे। ठीक है, और यहां से पोषक विलयन इस तरीके से पास होगा। अब जरा आप देखो पास होगा तो क्या होगा, ये देखिए ये वाला इस डायग्राम की बात कर रहे हैं। इस डायग्राम को जरा ऊपर की तरफ देखो, क्या कह रहा है? जब ये विलयन जो है, पोषक विलयन है, यहां से जा रहा है तो एक्चुअली पौधे की जड़ जो है इसमें डूबी हुई है। ये देखिए, ये पौधे की जड़ें जो है इस पानी में डूबी हुई है पोषक विलयन में। ठीक है, तो यहां से आप कह रहे हैं ये जब विलयन वापस जाएगा और वापस ही गिर आएगा। ठीक है, फिर यहां से पास कराया जाएगा। तो इस तरीके से जड़ों में ये पूरा का पूरा विलयन होता हुआ निकलेगा, और जब जड़ों को उनको पोषक जो भी चाहिए वो मिल रहे हैं तो वो बिना मिट्टी के भी ग्रो कर जाएंगे, बिना मिट्टी के भी वो ग्रो कर जाएंगे। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि इस पूरी प्रोसेस में क्या बताया गया बेटा, कि हाइड्रोपोनिक्स में मृदा की जरूरत होती अलग बात है, लेकिन मृदा क्या काम करती है? खनिज देती है। तो अगर हम खनिज दे रहे हैं तो पौधे बिना मृदा के भी ग्रो कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और विकसित ही नहीं होंगे बल्कि पूरी तरीके से आप कह रहे हैं बड़े होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या है जल संवर्धन पूरी तरीके से? चलिए, अब इसके द्वारा कमर्शियल रूप से कुछ पौधों का निर्माण भी किया गया है। सॉरी, वो है टमाटर। टमाटर के अलावा टमाटर, बीज विहीन खीरा, ठीक है, और बीज विहीन खीरा के अलावा सलाद, इनका जो है निर्माण जो है वो किया गया है जल संवर्धन के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो जल संवर्धन क्या होता है ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब बात करते हैं अनिवार्य खनिज तत्व। अनिवार्य खनिज तत्व क्या है? देखिए, एक बात तो जैसा भी हमने आपको कहा कि यार इतने सारे तत्व हैं देखा जाए तो, अब इतने सारे तत्व में से अनिवार्य कितने हैं? क्योंकि इसके लिए अभी हमने आपको बताया जल संवर्धन कराया गया, और जल संवर्धन में हमने आपको बताया कि भाई हमने ये खनिज लगातार देखे कि किसकी कितनी जरूरत थी। इसके लिए खनिज को एक बार इस्तेमाल किया, देखा कितनी जरूरत पड़ रही है, जैसा हमने बताया था आपको कि 1, 2, 5, 10 इस तरीके से हमने निकाल के उसे देखा, और फिर पता लगा कि अच्छा एक और बात समझिएगा, जब हमने 1, 2, 5 निकाला तो यह भी पता लगा कि 1 या 2 की कमी की तो पौधे पे क्या असर पड़ा, 3 की कमी की तो क्या असर पड़ा, यानी उस तत्व की कमी से पौधे पे क्या असर पड़ेगा ये भी हमें पता लग गया।
और इससे हमें पता लगा कि कौन सा तत्व जरूरत है, कौन सा तत्व जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझिएगा मेरी। किस तत्व की कितनी जरूरत है यह कैसे पता लगेगी? तो ये बात तो ऐसे ही पता लग पाएगी ना कि जब हम तत्व के लिए उस पौधे को उस तत्व को देंगे। पौधे को जब वो तत्व दे रहे हैं तो पौधे के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ रहा है, जब वो ज्यादा जा रहा है तो, और जब वो कम जा रहा है तो। ये दोनों ही चीजें हमें देखनी पड़ेगी, तभी हम पता लगा पाएंगे कि उस तत्व की कितनी जरूरत उस पौधे के लिए है। एक और बात यहां पे आएगी, हर पौधे की अपनी अलग अलग जरूरत होती है। हर पौधे की अपनी अलग अलग जरूरत है, अलग अलग तत्व उसे कोई हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक पौधा है, उसे गोल्ड की जरूरत है जैसा हमने कहा, दूसरे को नहीं है। किसी एक को सिलेनियम की जरूरत है, दूसरे को नहीं है। तो ये सब चीजें होंगी। तो ऐसे कौन से तत्व हैं जो कॉमन है, जो कॉमन है और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि तत्व तो बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर हम तत्व की बात करें जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि एक मिनट, हाँ। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि भाई अगर हम देखें तो खोजे हुए तत्व जो है वो तो हमारे हैं 105। कितने हैं? 105 है। एनसीईआरटी कहती है 105 तत्व है। अच्छा। लेकिन मृदा में कितने पाए जाते हैं? 60। ठीक है, अब मृदा में जो 60 मिल रहे हैं इनमें से भी सारे जरूरत तो नहीं पड़ेंगे, तो कुछ खास ही खनिज हमें जरूरत पड़ेंगे। एक और टर्म आता है कि जैसा भी हमने बताया था, कुछ सिलेनियम है, गोल्ड है, रेडियो एक्टिव स्ट्रांशियम है, ये भी कुछ पौधों में मिल सकता है, ये अलग बात है। ठीक है, रेडियो एक्टिव स्ट्रांशियम तो वही मिलेगा जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे। ठीक है, तो वो तो एक अलग बात छोड़ दीजिए। बाकी जितनी चीजें हैं वो किसी पौधे में मिलेंगी, किसी में नहीं मिलेंगी। तो ये पौधे, सॉरी, ये चीजें बिल्कुल भी, ये तत्व जरूरी नहीं है कि ये हमारे लिए जरूरी हो। हमारे लिए मतलब पौधों के लिए। तो पौधों की अनिवार्यता जो है, किस खनिज की अनिवार्यता है, ये किन मापदंडों पे निर्धारित होती है कि भाई 60 में से जो पौधों के अंदर मिलते हैं उनमें से भी कितने जरूरी है, क्योंकि जरूरी होते सिर्फ 17। 17 ऐसे खनिज हैं जिनको हम कहते हैं जरूरत होती है। टोटल 20-21 मान लेते हैं, 17 बहुत जरूरी है। तो ये 17 किन मापदंडों पर निर्धारित किए जाते हैं, इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए बेटा एनसीईआरटी 3 मापदंड कहती है। कौन कौन से 3 मापदंड कहती है? पहला मापदंड क्या कह रही है एनसीईआरटी, देखिए। पहला मापदंड ये कह रही है कि पौधे अपना जीवन चक्र पूरा उसके बिना ना कर पाए। ठीक है, पौधे अपना जीवन चक्र पूरा ना कर पाए, पौधों का जीवन चक्र पूरा ना हो, मतलब जीवन चक्र पूरा करने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। अब ये एक ऐसी बात है कि मान लीजिए ये तो अनिवार्य ही हो गया। ठीक है, अब जीवन चक्र पूरा करने का क्या मतलब है? जैसे यहां पे लिखा है साफ साफ कि सामान्य वृद्धि या जनन हेतु इसकी ही आवश्यकता हो। ठीक है, अब अगर वृद्धि या जनन के लिए इसकी आवश्यकता है तो क्या कोई और खनिज वो काम करेगा? शायद नहीं कर रहा है, तभी तो उसकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये खनिज नहीं मिला तो पौधा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये बात आ गई कि भाई ये खनिज सबसे जरूरी है। तो ये बात आती है कि अनिवार्यता जो है वो अनिवार्यता पूरी करने के लिए पहला बात आ गई कि जीवन चक्र पूरा ना हो पाए। ठीक है, जीवन चक्र पूरा ना हो पाए, मिट गया है, पूरा ना हो पाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? कोई दूसरा तत्व उसकी जगह ना ले, कोई दूसरा तत्व उसकी जगह ना ले, कोई दूसरा तत्व उसकी जगह ना ले।
दूसरा तत्व उसकी जगह ना ले। जगह ना ले। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसका क्या मतलब हुआ यार, एक बात समझो, ठीक है, दूसरे तरीके से समझाता आपको समझ में आएगा। आजकल भाई क्या होता है, बड़ा एक आपकी जो उम्र है उसमें प्यार मोहब्बत की बड़ी उम्र है ना। तो हम क्या कहते हैं यार कि ये जो है ये मेरा पहला प्यार है, ठीक है। इस पहले प्यार के बिना तो हम नहीं रह सकते। अब पहले प्यार के बिना नहीं रह सकते, ये बात आई कितने दिन? 2 महीने। 2 महीने बाद हो गया दूसरा प्यार, इसके 1 महीने बाद हो गया तीसरा प्यार, और इस तरीके से हर एक साल में कम से कम 10 प्यार हमारे बदलते चले गए। तो वो हमारी जिंदगी में क्या अनिवार्य है? कहां से रह गया अनिवार्य? जब हर दूसरे नया प्यार हो रहा है तो कहां से अनिवार्य रह गया? प्यार तो तब था जब वो हमेशा के लिए रहता। बात समझ रहे हो? प्यार तो तब था जब वो हमेशा के लिए रहता है, या वो प्यार हमेशा वाला नहीं है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि तत्व कौन सा जरूरी है? जो कि एक जरूरी हो, वो कोई और तत्व उसका कार्य ना कर पाए। तो अगर कोई और तत्व उसका कार्य नहीं कर पाएगा तो भाई ऑटोमेटिकली बात है कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। अब मान लो पौधे का पीलापन था, कि मान लो पत्ती पीली पड़ रही है, तो हम कह रहे हैं क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। अब अगर क्लोरोफिल की जगह हम कह देते यही काम कोई और भी कर देगा तो क्लोरोफिल की क्या जरूरत है? फिर मैग्नीशियम की जरूरत क्या रह गई? बात समझिएगा मेरी। तो वो काम कोई और नहीं कर सकता है, इस वजह से ये अनिवार्य है। यही लिखा है कि तत्व की अनिवार्यता जो है विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या है? तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि ये उपापचय में इस्तेमाल होने चाहिए। उपापचय में इस्तेमाल होने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके के उपापचय क्रियाओं में, यानी किसी चीज का बनना या टूटना, ठीक है, कोई चीज बन रही है या टूट रही है उसमें इनका प्रयोग होना चाहिए। तो ये 3 आप कहते हैं जरूरत होती है, मापदंड होते हैं, ठीक है, कि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। अगर ये तीनों मापदंड पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है उस तत्व की हमें जरूरत है। बात समझ में आ रही है? तत्वों की क्या जरूरत के लिए 3 मापदंड जो दिए गए हैं, कौन से 3 मापदंड है, समझ में आ गए? चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद इन मापदंडों के आधार पर 2 तरीके के तत्व होते हैं। कौन कौन से 2 तरीके के तत्व होते हैं? पहला जो मापदंड है वो हम कह रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी के आधार पे है। क्वांटिटी मतलब मात्रा के आधार पे, कितनी मात्रा में जरूरत है, ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में। तो इसके आधार पर 2 तरीके के तत्व कहे गए, मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट। हिंदी में कहें तो आप कह रहे हैं बृहत पोषक या लघु पोषक, 2 तरीके के हैं। तो पहले हम बात करेंगे बृहत पोषक की। बृहत पोषक, ठीक है, बृहत पोषक की जरूरत पड़ती है क्या, कितनी? 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। ये ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत पड़ते हैं, 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर की क्वांटिटी में जरूरत पड़ रहा है। अब अगर इनके नाम हमसे कोई पूछे तो कौन से हैं, तो इनके नाम जो है वो है CHON, KPS, CAMG, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनमें से भी पहले 3 नाम, ये कहानी अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें मिलते हैं CO2 और H2O से। H2O से हमें मिलता है हाइड्रोजन और CO2 से हमें मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमें मृदा से नहीं मिलते हैं, इसलिए ये खनिज नहीं कहलाएंगे। पोषक जरूर है, पोषक है, ये अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये पोषक होने के संग संग खनिज नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, मृदा से नहीं मिल रहे हैं। मृदा से कहां से मिलते हैं? ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के सब आप कह रहे हैं खनिज है, ठीक है। बात समझ में आ रही है?
क्या चीज कही गई। इसके बाद अब आते हैं सूक्ष्म पोषक पे। नाम से समझ में आ रहा है जो कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं। कितनी कम मात्रा में, 0.1 या मिलीग्राम पर लीटर इनकी जरूरत पड़ती है। और इसमें कौन कौन से नाम आते हैं, FeMnCu, MoZnB, Cl(Ni), आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो टोटल हो गए ये नाम 9 और 8, 17। ये 17 खनिज जो है ये आप कहते हैं कि आपको जरूरत पड़ते हैं, यानी पादपों को जरूरत पड़ते हैं, और कुछ कम मात्रा में जरूरत पड़ रहे हैं, कुछ अधिक मात्रा में जरूरत पड़ रहे हैं। ये बात समझ आ रही है। तो एक तो ये डिवीजन हुआ जो मात्रा के आधार पर हो गया। एक और डिवीजन भी होता है, ये डिवीजन कहलाता है फंक्शन के पे, कार्य के आधार पर। तो अब बात करते हैं कार्य के आधार पर। अच्छा, यहां पे एक और नाम लिखा है, लाभदायक तत्व। लाभदायक तत्व जो होते हैं वो होते हैं SSS, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम। ओहो, हमने हिंदी में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, सेलेनियम, ठीक है, और कोबाल्ट। लेकिन ये उच्च पौधों को जरूरत पड़ते हैं, ठीक है, हर किसी को जरूरत नहीं पड़ते। तो सिर्फ उच्च पौधों में ये जरूरत होते हैं या अनिवार्य होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें कहते हैं लाभदायक तत्व। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो टोटल हो गए 17 और 4 21। अब बात करते हैं कार्यों के आधार पर। कार्यों के आधार पर कितने प्रकार के पोषक हो सकते हैं। तो पहला है वो तत्व जो कि रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक CHON। अब आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो या न्यूक्लिक अम्ल हो, सब कुछ यही सब बनाते हैं, और इन सब से ही हम बने हैं। मेरी बात समझे आप भाई, इन 4 चीजों से हम लोग बने हैं। तो ये CHON क्या है, रचनात्मक तत्व हो गए, हमारी रचना में मदद कर रहे हैं। दूसरे हो गए रासायनिक यौगिकों के घटक। ठीक है, रासायनिक यौगिकों के घटक कौन कौन से हो गए, जैसे Mg, ये कहां पे है, क्लोरोफिल, ठीक है, या फास्फोरस, ये ATP के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये रासायनिक यौगिकों के घटक हो गए। इसके बाद आते हैं एंजाइम को सक्रिय या बाधित करने में। एंजाइम को सक्रिय या बाधित करने में कौन इस्तेमाल हो सकते हैं, Mg2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज, Zn2 पॉजिटिव अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और Mg2 पॉजिटिव रुबिस्का या पेप्को। रुबिस्को या पेप्को RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और पेप्को क्या था, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इनका नाम आपने C3 और C4 साइकिल में पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, अनिकेत सर ने पढ़ाया है। अनिकेत सर ने पढ़ाया है, हाँ अनिकेत सर ने पढ़ाया है शायद, तो सर हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आप कहते हैं रुबिस्को और पेप्को को आप कहते हैं सक्रिय करने का कार्य करते हैं। तो तत्व ये भी होते हैं। और चौथे टाइप के तत्व आप पढ़ रहे हैं जो परासरणी विभव को निर्धारित करे। कौन, कैसा नाम आया, एक नाम आपने पढ़ा था पोटेशियम का, कहां पढ़ा था, स्टोमेटा यानी रंध्र को खुलने बंद होने में। क्या आपने कहा था कि पोटेशियम जो होता है वो रंध्र को खुलना या बंद होना निर्धारित करता है। चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा था, अनिकेत सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो परासरणी विभव वाले हो गए। तो 4 तरीके के अलग अलग आप कह रहे हैं कार्यों के आधार पर हम तत्वों को बांट सकते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी। तो 2 तरीके का हमने डिवीजन पढ़ा। एक हमने पढ़ा कि मात्रा के आधार पर बृहद पोषक और लघु पोषक, और दूसरा हमने पढ़ा कार्यों के आधार पर। 4 टाइप के यहाँ पे नाम पढ़े जो कार्यों के आधार पर थे। एक संरचनात्मक थे, एक रासायनिक यौगिकों के घटक थे, एक एंजाइम को सक्रिय बाधित करने वाले थे, और चौथा हमने पढ़ा था परासरणी विभव को निर्धारित करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए।
बृहत और सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। देखिए, अगर हम बात करें बृहद या सूक्ष्म यौगिकों की, तो ये सभी यौगिक अपनी अपनी जगह जरूरत पड़ते हैं। किसी एक की भी आप बात कर लीजिए, ठीक है, ये सभी हमें आप देखेंगे तो सभी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, आप कार्बन का काम करें तो वो हमारे शरीर को बहुत बना रहा है। ठीक है, देखा जाए तो अगर हम टोटल बात करें, खनिज की बात नहीं कर रहे, खनिज में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन हम खनिज की बात नहीं करें, पोषकों की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर हम उसमें भी टोटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शुष्क भार नहीं ले रहे हैं, जनरली सामान्यतः हम शुष्क भार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम शुष्क भार की बात ना करें तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन शुष्क भार मिलेंगे सबसे ज्यादा क्या है? कार्बन। तो कार्बन तो हर जगह मिलता है। ठीक है, तो ऐसी सब चीजों की अगर हम बात करेंगे तो हर पोषक तत्व की जरूरत होती है, और उसकी क्या भूमिका है इस पे आइए देखते हैं क्या क्या भूमिका है। तो इसके लिए हमें जरा एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी एनसीईआरटी में? देखिए, यहां पे हमें अलग अलग कुछ नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला नाम दे रखा है आपको नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में बात करी जाए। पहले सबसे पहले क्या कह रखा है नाइट्रोजन के बारे में? इस तत्व की अनिवार्यता पौधों में सर्वाधिक मात्रा में होती है। इसका अवशोषण NO3 के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ मात्रा NO2 और अमोनिया के रूप में भी हो सकती है, आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसकी अनिवार्यता पौधे के लगभग सभी विशेष भागों में, विशेषता वियोजक ऊतकों में, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में हमने पढ़ा था आपको, जो लगातार विभाजन करती है, और सक्रिय उपापचयी कोशिकाओं में होता है। इसके अलावा प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और हार्मोन भी मुख्य संगठक है। फास्फोरस की बात करें, ये मुख्यतः फॉस्फेट आयनों के रूप में लिया जाता है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा न्यूक्लियोटाइड के संगठक है, और सभी फास्फोराइलेशन क्रिया में इसका महत्व है। पोटेशियम, इसको पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। ये बीजोतक ऊतक, कलिकाओं, पूर्ण मूल शीर्षों में अधिक मात्रा में जरूरत होती है। इसमें धनायन और ऋणायन संतुलन का निर्धारण करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, पोटेशियम जो होता है ये रंध्रों के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है इन चीजों का। साथ ही प्रोटीन संश्लेषण, रंध्रों के खुलने और बंद होने में, एंजाइम सक्रियता में और कोशिकाओं को स्फूर्ति अवस्था में बनाए रखने में शामिल होता है। तो ये नाम हमें या इनके काम हमें ये याद रखने पड़ेंगे। पढ़ भी चुके हैं बहुत सी चीजें, लेकिन हमें याद भी रखने पड़ेंगे। कैल्शियम, पादप कैल्शियम को मृदा से कैल्शियम आयन यानी Ca2 पॉजिटिव के रूप में लेता है। इसकी आवश्यकता विभेदक तथा विभेदित हुए ऊतकों को अधिक होती है। कोशिका विभाजन के दौरान ये कोशिका भित्ति के संश्लेषण में भी मदद करता है। ठीक है, विशेष रूप से देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य पटलिका में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में इसकी जरूरत पड़ती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य पटलिका जो होती है कोशिका के अंदर, कोशिका भित्ति की, वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। तो कैल्शियम की जरूरत वहां पे पड़ती है, क्योंकि ये पैक्टेट के रूप में, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा ये समसूत्री तुर्क निर्माण के दौरान भी होता है, पुरानी पत्तियों में एकत्रित हो जाता है, कोशिका झिल्ली की सामान्य क्रियाओं में शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद एंजाइम को भी सक्रिय करता है। मैग्नीशियम की बात करें, ये Mg2 पॉजिटिव के रूप में अवशोषित होता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण श्वसन क्रिया के एंजाइम को सक्रिय करता है तथा DNA RNA के संश्लेषण में भी शामिल होता है। और सबसे खास बात, ये क्लोरोफिल का संगठक होता है। क्लोरोफिल का संगठक होता है मैग्नीशियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गंधक या सल्फर। सल्फर जो होता है ये सल्फेट के रूप में अवशोषित होता है, और ये खास बात क्या है, सिस्टीन तथा मेथायोनिन, इन दो अमीनो अम्ल में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिस्टीन और मेथायोनिन के अंदर ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सल्फर जो होता है, तथा अनेक विटामिन जैसे थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम में तथा फेरिडोक्सिन का भी संगठक है। इसमें थायमिन का भी नाम इंपॉर्टेंट है, बायोटिन का भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस 4 बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद लोहा,
पादप लोहे को फेरिक आयन की रूप में लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है पहले भी कई बार। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करते हैं, इस वाले को लाल से कर देते हैं, इंपॉर्टेंट को थोड़ा सा अलग से याद रहेगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको ही लाल से कर दिए जाए, है ना, तो आपको याद रहेगा। जब आप डाउनलोड करोगे इसे पीडीएफ को तो आपको याद हो जाएगा, सिस्टीन और मेथायोनिन को भी, और थायमिन और बायोटिन को भी। ठीक है, ओके। हाँ, तो पौधे की इसकी अनिवार्यता किसी अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है। ये फेरेडॉक्सिस और साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में संलग्न होते हैं। आपको याद होगा सत्र में हमने बताया था ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट परिवहन। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट परिवहन क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है वहां पे, आप कहते हैं वहां पे साइटोक्रोम होते हैं, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन पास होता रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तब की बात हो रही है। इसका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव के रूप में विपरीत ऑक्सीकरण होता है। यह कैटलेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है और पर्णहृदय के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद मैग्नीज, ये Mn2 पॉजिटिव के रूप में यानी मैग्नेस आयन के रूप में अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और नाइट्रोजन उपापचय में अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है और ये प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं का विखंडन करता है क्लोरीन के संग। ठीक है, और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने पहले लाल कलर कर दिया। जिंक Zn2 पॉजिटिव के रूप में अवशोषित होती है। ये आप कहते हैं कार्बोक्सिलेज को सक्रिय करता है तथा ऑक्सीजन की निर्माण में, ऑक्सीजन के संश्लेषण में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और नाम भी हैं, तांबा, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। तांबा की बात करते हैं, ये क्यूप्रिक आयन के रूप में अवशोषित होता है। ठीक है, ये आप कहते हैं उपापचय के लिए अनिवार्य होता है तथा ये लोह की तरह ये भी रेडॉक्स प्रक्रिया से विभिन्न एंजाइमों से संलग्न होता है और विपरीत दिशा में Cu1 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव में ऑक्सीकृत होता है। बोरॉन, ये FbO3 या B4O7 माइनस के रूप में अवशोषित होता है। ठीक है, इसकी अनिवार्यता कैल्शियम को ग्रहण और उपयोग करने, झिल्ली की कार्यशीलता और पराग अंकुरण। ठीक है, पराग अंकुरण, कोशिका विभेदन, कोशिका द्विगीकरण और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में होती है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पराग अंकुरण यानी पराग कणों का अंकुरण की बात हो रही है और कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी इसकी मदद चाहिए होती है। ये वो पॉइंट है बेटा जो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं नीट में, तो इसलिए इनको हम लाल रंग से अलग से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल को हम काले से ही अंडरलाइन कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे यार मॉलिब्डेनम की। पादप इसे मॉलिब्डेट आयन के रूप में लेते हैं। ये नाइट्रोजन उपापचय के लिए अनेक एंजाइमों जैसे कि नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का घटक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का घटक होता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लोरीन, ये क्लोराइड एनायन के रूप में अवशोषित होता है। पोटेशियम और सोडियम के साथ मिलकर ये विलय की सांद्रता और एनायन के कैटायन के संतुलन में निर्धारित होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के लिए ये भी अनिवार्य है जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये जो लाल वाले पॉइंट है फिर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्हें अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आएगा अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, अपर्याप्तता के लक्षण। ओके, यानी अनिवार्य तत्व जो है ये अगर हमें पूरे ना मिले तो क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं टॉपिक। क्या था ये टॉपिक, इसकी बात करें तो देखो यार, अनिवार्य तत्व जो है उसके बारे में अगर हम बात करें कि अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं, क्या उनकी जरूरत है, इस पे बात कर रहे हैं। तो अनिवार्य तत्व, जैसा भी हमने आपको बताया था, अनिवार्य तत्व वो तत्व हैं जिनकी हमें जरूरत है क्योंकि उनके बिना जीवन चक्र पूरा नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे एक ग्राफ हम समझते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। जैसे ये ग्राफ है,
क्या है ये ग्राफ? देखिए हम एक यहां पे कंपेयर कर रहे हैं वृद्धि, पौधे की वृद्धि की, और पौधे की वृद्धि के अलावा खनिज लवणों की सांद्रता की, इन दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या है ये कंपेयर? हम कह रहे हैं कि जब हम सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो वृद्धि भी बढ़ रही है, और सांद्रता बढ़ने के बाद एक स्टेज ए पे जाके अब वृद्धि मैक्सिमम जितनी जानी थी वो पहुंच गई। अब क्या हुआ, अब अगर हम सांद्रता बढ़ा भी रहे हैं तो वृद्धि एक जितनी है, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। इससे ज्यादा क्या बढ़ेगी वृद्धि? मान लो कि हमें सोडियम की जरूरत पड़ी, ठीक है, या कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम की जरूरत पड़ी। अब कैल्शियम की जरूरत हमें जो है वो है मान लो ज्यादा से ज्यादा 10 की, ठीक है, 10 मिलीग्राम पर लीटर की, जैसे हमने बात की थी। अब 10 की अगर हमें जरूरत है, ये मैक्सिमम कंडीशन है, इससे ऊपर तो जरूरत नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे मैक्सिमम वृद्धि हो गई, 11 12 13, इससे ऊपर की जो जरूरत ही नहीं थी ना, 10 तक की जरूरत थी। 10 से ऊपर अगर आप दोगे तो क्या वृद्धि पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 10 तक की जरूरत थी। तो 10 जो है ये उसकी क्या कहलाएगी? ये उसकी कहलाती है क्रांतिक सांद्रता। मतलब मेरी बात समझिएगा, क्रांतिक सांद्रता वो सांद्रता है जिसके नीचे, अगर हमने जिसके नीचे की बात की तो वृद्धि क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो वृद्धि कम हो रही है, इसे उल्टा मत देखिएगा, ऐसे मत देखिएगा, इसे उल्टा देखिए। क्या देख रहे हैं आप कि ये वृद्धि नीचे की तरफ जा रही है, इसको नीचे बढ़ाए, इसको कम करे, ऐसे। जब आप सांद्रता कम करोगे तो वृद्धि भी कम होगी। तो ये वो पॉइंट है जहां पे वृद्धि कम हो रहा शुरू हुई, इसे कहेंगे क्रांतिक सांद्रता। तो क्रांतिक सांद्रता वो सांद्रता है जो कि अगर उसके नीचे खनिज दिया जाए तो पौधे की वृद्धि कम होगी। बात समझ में आ गई क्रांतिक सांद्रता क्या है? अब क्रांतिक सांद्रता से ऊपर बढ़ाया, आगे बढ़ाया, क्या वृद्धि पे कोई फर्क पड़ा? फिलहाल नहीं, बी पॉइंट तक कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि यहां से लेके यहां तक के बीच के खनिज हम अगर पौधे को देंगे तो पौधे की वृद्धि होती रहेगी, कहीं कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जैसा भी मैंने आपको बताया था कि आपकी डाइट है, आप खाते 2 रोटी, हम आपसे कहें 10 रोटी खाओ यार, तो पेट तो खराब होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है पेट खराब होगा। ठीक है, हो सकता है 1 2 लोग का ना हो, लेकिन मैक्सिमम लोग के संग ऐसा होगा। तो उस कंडीशन में भाई खनिज आप बढ़ाते चले जाओगे तो एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी जहां से वृद्धि कम होगी, जहां से वृद्धि कम होगी, और उस पॉइंट को कहेंगे आविष्ता सांद्रता। आविष्ता, आविष्ता का मतलब यहां से वो खनिज नुकसान करने लग गया, पौधे की वृद्धि कम करने लग गया। बात समझ में आ गई? तो पौधे की वृद्धि यहां से कम हो रही है, अब पौधे की वृद्धि नीचे की तरफ जाएगी, डाउनहिल। तो सांद्रता बढ़ाने पे पहले वृद्धि बढ़ी, फिर वृद्धि रुक गई, और फिर वृद्धि कम हो गई। तो यहां पे अगर हम बात करें अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, तो अपर्याप्तता के जो लक्षण हैं वो कब दिखेंगे? जब वो क्रांतिक सांद्रता से कम जाएगी। अब अगर हम ये क्रांतिक सांद्रता मान लो, जैसा हमने बताया था 10 है, मान लो ये क्रांतिक सांद्रता 10 है, ठीक है, तो 10 से जब तक कम जा रही है तो वृद्धि का असर हो रही है। अब मान लो कि हमने 10 से कम गई 5 या 4, ठीक है, मान लो यहां गई 5, ये है 4, ये 3, हमने कहा 5 थी, हमने 5 और दे दी तो वापस पौधा सही हो गया। 4 थी, 6 और दे दी, वापस पौधा सही हो गया। अब अगर कहीं 1 या 2 के बीच में आ गई है तो दिक्कत है। बात समझिएगा, जैसे एक पौधा है, मान लीजिए गर्मी की बात कर रहे हैं, पानी की कमी हो गई, पौधा मुरझा गया, शाम होते होते सही हो जाता है, हो जाता है। शाम को पौधे की पत्तियां जो मुरझाई हुई है, वो मुरझाई हुई पत्तियां अपने आप से ही हो जाती है, क्योंकि गर्मी में पानी का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वो पानी का नुकसान कम है। अब उस गर्मी भर, उसे पूरे गर्मी में मान लो आपने 15 दिन 20 दिन पौधे को पानी नहीं दिया, और अगर पौधे को पानी नहीं दिया तो उसके अंदर लगातार पानी की कमी हो गई। एक्सट्रीम गर्मी की बात कर रहे हैं, जून की, मई जून की खूब गर्मी है, तो जब पानी की कमी हो गई तो उस कंडीशन में अब वो पौधा पूरी तरीके से मुरझा जाएगा। अब आप कितना भी पानी डालिए उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पौधा मृत हो गया है।
तो सेम वही कंडीशन है कि अगर कमी हो रही है, वो कमी थोड़ी बहुत है, तो हम अलग अलग से खनिज डालेंगे तो वापस वो चीज सही हो जाएगी। लेकिन अगर हमने जरूरत से ज्यादा कमी हो गई, उस कंडीशन में चाहा कि हम खनिज अलग से डालें, तो वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब वो पौधा मृत हो जाएगी। ठीक है, तो आइए एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं जरा, एक बार पढ़ते हैं क्या है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं जो हमने समझाया आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या है देखते हैं। अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पौधे की वृद्धि अवरुद्ध होगी। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, वो क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या होता है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्रांतिक सांद्रता के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। प्रत्येक तत्व की पौधे में एक या अधिक विशेष संरचनात्मक या कार्यात्मक भूमिका होती है। सीधी बात है, हर तत्व की आप कह रहे हैं फर्क पड़ेगा, हर तत्व की अपनी जरूरत पड़ेगी, हर पौधे के अंदर अलग अलग तत्व की जरूरत पड़ती है, तो हम बोल चुके हैं। अतः उक्त तत्व की कमी से पादपों के कुछ आकारिकी बदलाव आते हैं। ये आकारिकी बदलाव पौधे की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं। अभी हमने बताया था क्या, जल की कमी से पत्तियां मुरझा गई, ऐसे ही मैग्नीशियम या आयरन की आप कह रहे क्लोरोफिल के अंदर कोई चेंज होगा तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। ठीक है, तो पत्तियों का पीला पड़ना आप तो समझ जाएंगे भाई, पत्ती पीले पड़ना क्या मतलब, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब मैग्नीशियम आयरन, बात हो रही है। तो ये क्या है? ये है पौधे की संरचना में कोई फर्क अगर आ रहा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि संरचना में फर्क क्यों आ रहा है। ठीक है, जिसे अपर्याप्तता संबंधी लक्षण कहते हैं। अपर्याप्तता लक्षण तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति कराने पर लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। जैसा हमने बताया था, पौधे को जल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। खनिज आप कह रहे हैं कि 10 की जरूरत थी, 5 रह गया, हमने खनिज दे दिया, वो लक्षण खत्म हो गया। ठीक है, यदि ये कमी बनी रहे तो अंततः पौधे की मृत्यु हो जाएगी। पादपों के भाग में जो अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं उक्त तत्व की गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो तत्व कितना गतिशील है, जिसकी कमी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। जिसकी कमी है वो गतिशील है या नहीं है। मान लो वो कोई संरचना का पार्ट है, वो गतिशील है ही नहीं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में वहां पे उस भाग की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, पादप में जहां तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं और तरुण विकासशील ऊतकों में निर्यात होते हैं, अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। अच्छा, जैसे यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम चीरमय पत्तियों में प्रकट होते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है। मतलब ये कि मान लो यार, ये पौधा है, ये पौधे की पुरानी पत्ती, पीले रंग से बनाते हैं, यहीं पे बना दे रहे हैं, अलग से बना दे, चलो अलग से बनाते हैं यार, अगले पन्ने पे कुछ है क्या, यहीं पे बना देते हैं। ये पौधे की पुरानी पत्ती है, ये पौधे की नई पत्ती है। ठीक है, हम कह रहे हैं ये पुरानी है और ये नई पत्ती है। ठीक है, तो पुरानी पत्ती में क्या हो रहा है, यहां पे आप कह रहे हैं कि गतिशील जो है, गतिशील तत्व जो है, हम उनकी बात अभी कर रहे हैं। तो जैसा भी हमने कहा था कि गतिशील तत्व जो होते हैं वो पुरानी पत्तियों में टूटते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या, ये गतिशील तत्व है। अब पुरानी पत्ती में अगर आप कह रहे हैं कि इनकी कहीं कोई जरूरत पड़ रही है, मान लो यहाँ पे जरूरत पड़ी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ये स्टोर है, जिस रूप में भी स्टोर होगी, वो खनिज टूटेंगे, वो चीजें टूटेंगी और वो चीज टूट के यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहां तक जब पहुंच जाएगी तो इनकी ये पूर्ति हो गई। ठीक है, और इनके अंदर कमी हो गई, तो
गतिशील अगर तत्व है तो ऐसे में जो कमी है वो पुरानी पत्तियों में पहले दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? अब अगर ये गतिशील ना होते, जैसे सल्फर की बात कर ले, ठीक है, कैल्शियम की बात कर ले, तो ये क्योंकि कैल्शियम क्या है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के अंदर मिलता है कैल्शियम पैक्टेट के रूप में, और सल्फर जो है प्रोटीन बनाता है, अमीनो अम्ल में मिलता है, तो ये क्या है, अगतिशील है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लो अगर यहां पे कमी हुई, अगर ये मान लो अगतिशील होते, अगतिशील तत्व होते, ठीक है, जैसे कि सल्फर या कैल्शियम की बात हो रही है, ठीक है, तो वो उनकी कमी यहां पे जरूर दिखती, क्योंकि उनकी कमी नई पत्ती में ही दिखेगी, नई में, और इनकी कमी पुराने में दिखेगी। क्यों ऐसा होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि जब नए में आप कह रहे हैं भाई किसी भी नई चीज का निर्माण होता है, एकदम तो उसमें सारी चीजें पहुंच नहीं जाती हैं। अब वो देने का कार्य किसका है, पौधे का ही है, लेकिन जब वो गतिशील तत्व है ही नहीं तो जा नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा तो कमी होगी। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि पुरानी पत्तियों के जिन जैव अणुओं के ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील होते हैं। ये गतिशील की बात हो रही है कि पुरानी पत्तियों के जहां भी आप कह रहे हैं जिन जैव अणुओं के अंदर ये मिलेंगे, क्या सीएचओ की बात हो रही है, ठीक है, नाइट्रोजन पोटेशियम और सीएचओ कह रहे हैं, नाइट्रोजन पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है, जिसमें भी मिलेंगे। मान लो मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल के अणु टूट गए और नई पत्ती को वो क्लोरोफिल मैग्नीशियम जाके मिल गया और वहां क्लोरोफिल का निर्माण कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पुरानी पत्ती में मैग्नीशियम टूटेगा, क्लोरोफिल टूटेगा और मैग्नीशियम रिलीज करेगा, मैग्नीशियम मुक्त करेगा, ये मैग्नीशियम नई पत्ती में जाएगा और वहां क्लोरोफिल का निर्माण करेगा। लेकिन जब तत्व अगतिशील होता है तो वयस्क अंगों से बाहर नहीं आता, तो अपर्याप्तता के लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। उदाहरण के तत्व पे कैल्शियम जो है वो आसानी से रूपांतरित नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ये बात जो हमने बोली, इतनी बात समझ में आ गई है सारी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बात है, इसके बाद क्या बात है और देखते हैं। पौधे के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तथा इसमें आप कहते हैं कि 4 कमियां खास तौर से हमें दिखती हैं पौधे के अंदर। कौन कौन सी 4 कमियां दिखती हैं? ये अपर्याप्तता के लक्षण के अंतर्गत सबसे पहली बात आती है क्लोरोसिस। देखिए यहां पे, अच्छा है नहीं, पहला नाम आता है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस। दूसरा नाम आता है नेक्रोसिस, दूसरा नाम आता है नेक्रोसिस। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। पहले हम बात करेंगे क्लोरोसिस की। क्लोरोसिस क्या होता है? पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना, पत्ती का पीला पड़ना। ठीक है, पत्तियों का पीला पड़ना ये कहलाता है नेक्रोसिस। ठीक है, देखिए क्लोरोसिस, नेक्रोसिस। अब अगर हम बात करें, ये देखिए पत्तियों के क्लोरोफिल के हाथ से पीलापन का आना, क्लोरोफिल टूटता है। ठीक है, अब ये लक्षण कौन कौन शो करता है? ये लक्षण नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जेडन और मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, ये देखिए। फिर इसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, फिर मैं कह रहा हूं ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर हम बात करें कि नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है? ऊतकों की मृत्यु, ऊतकों की मृत्यु। और इससे एक चीज और समझ में आ रही है, जैसे यहां पे अभी हमने पढ़ा है कि क्लोरोसिस हो या नेक्रोसिस हो, ठीक है, जैसे नेक्रोसिस आपको दिख रहा है किस किस की कमी से हो रहा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। तो मान लो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम इनकी कमी से हो रहा है। ठीक है, और ऊपर की बात करें, क्लोरोसिस की बात करें
तो आप कह रहे हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, ठीक है। तो किसी भी ले लेते, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन। मैग्नीशियम दो जगह है, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम दो जगह है। इसका मतलब क्या बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि पोटेशियम की कमी से क्लोरोसिस भी हो रहा है और नेक्रोसिस भी हो रहा है। मेरी बात समझिएगा, क्या कह रहे हैं हम? एक तत्व की कमी से, एक खनिज की कमी से आपको हो सकता है एक से ज्यादा लक्षण दिखाई दे। पहली बात मेरी समझिएगा। और दूसरी दूसरी क्या है कि एक लक्षण के लिए एक से ज्यादा खनिज जिम्मेदार हैं। मेरी बात समझिएगा। एक नेक्रोसिस के लिए चार चीजें जिम्मेदार दिख रही हैं यहां पे। यानी एक लक्षण के लिए एक तत्व ही नहीं, कई सारे तत्व जिम्मेदार हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात हमने क्या कही कि एक तत्व की कमी से एक से ज्यादा लक्षण भी दिख सकते हैं। दोनों में अंतर समझ आ रहा है जो हम कह रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति से क्या हो रहा है, कोशिका का विभाजन रुक जाता है। तो कोशिका का विभाजन रुक रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की सांद्रता होने पे, कम होने पे पुष्पन में देरी हो रही है। तो कोशिका विभाजन का रुक जाना या पुष्पन में देरी होना, ये भी हो रहा है। कोशिका विभाजन का रुक जाना या पुष्पन में देरी होना, ये भी आप कह रहे हैं इन्हीं तरीके के लक्षण हैं जो कि यहां से खनिजों की कमी से हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे जो क्योंकि ये आपको याद करना है, जैसे हमने कहा था, तो नाइट्रोजन है, सल्फर है, मॉलिब्डेनम है, ठीक है। सल्फर का नाम ऊपर भी लिखा था, क्लोरोसिस में भी, तो यहां भी लिखा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर और भी नाम थे, ठीक है। MnZnMO, उनके नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है। MnZnMO, तो इनके नाम भी लिखे हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखे हैं। यहाँ पे क्या नाम दे रखा है, NKSMO। तो NKSMO की अगर हम बात करें तो आप देखिए वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक अकेले मॉलिब्डेनम की कमी से आपको तीन चीजें दिख रही हैं। कोशिका विभाजन भी रुक रही है, पुष्पन में विभाजन, वो पुष्पन भी देर देर से हो रहा है, और क्लोरोसिस भी हो रही है। तीन चीजें एक मॉलिब्डेनम की कमी से हो रही है। तो ये सब चीजें आपको याद भी रखनी है और समझना भी है कि एक तत्व की कमी से कई सारे लक्षण आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, और क्या कहा जा रहा है? उपरोक्त विवरण से आप देख सकते हैं किसी तत्व की अपर्याप्तता से कई लक्षण प्रकट होते हैं तथा ये लक्षण एक या विभिन्न तत्वों की अपर्याप्तता में हो सकते हैं। वही बात जो हमने कही थी, ठीक है। अतः अपर्याप्त तत्व को पहचानने के लिए पौधे के विभिन्न भागों में प्रकट होने वाले लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा भाई, इसके बाद आ रही है सूक्ष्म पोषकों की आविष्टता। आविष्टता जैसा भी हमने आपको बताया था क्या होता है कि जो क्रांतिक सांद्रता थी उससे आगे बढ़ने पे, क्रांतिक सांद्रता से आगे बढ़ने पे जब वृद्धि में कमी हो। यहाँ पे एक शब्द, एक बात हम लगाना भूल गए या बोला नहीं कि जब हम बात करेंगे जो वृद्धि में कमी हो रही है वो हो रही है शुष्क भार। फिर बता दें, शुष्क भार यानी जब पानी की कमी है, पानी नहीं कर रहे हैं, शुष्क भार में जब 10% की कमी होगी, शुष्क भाग में, शुष्क भार में जब 10% की कमी होगी तो तब हम मानेंगे आविष्टता आ गई है। बात समझ आ रही है मेरी? क्या कह रहे हैं, एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ हमने लिया था, कहा था ये आविष्टता सांद्रता है यहां से नीचे बढ़ने पे क्योंकि वृद्धि में कमी हो रही है। लेकिन ये जो वृद्धि में कमी है ये शुष्क भार में 10% की कमी है। अगर ऐसा है तभी हम उसे आविष्टता सांद्रता मानते हैं, ठीक है। ये है, देखिए
तो सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में होती है, लेकिन मामूली कमी से भी अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि अविष्टता उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में सांद्रताओं के संकीर्ण प्रवर्तन में ही कोई तत्व अनुकूलम होता है। किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो ऊतकों के शुष्क व्यवहार में 10% की कमी करे, 10% की कमी, उसे अविष माना गया है। ठीक है, इस तरीके की क्रांतिक सांद्रता विभिन्न सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के बीच भिन्न होती है। आविष्टता के लक्षणों की पहचान मुश्किल होती है। अलग अलग पादपों के तत्वों के आविष्टता स्तर भिन्न भिन्न होता है। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व की अधिग्रहण को अवरुद्ध करती है। ये अब एक खास बात आ गई यहाँ पे। देखो, मान लो कोई चीज कमी है, तो कमी तो बहुत आसान है निकालना। कि मान लीजिए आपने कहा कि भाई इसकी कमी से कितनी हम इसकी मात्रा में कमी करें कि क्या लक्षण आए। अब यहाँ कहानी अलग है। अविष्टता में क्या है, अधिकता हो रही है। और एक और खास बात है, ये जब अधिकता हो रही है तो ये दूसरे खनिज के अधिग्रहण में भी दिक्कत कर रही है। मेरी बात समझिएगा, खुद तो ये आप कह रहे अधिक है और दूसरे को ये अंदर आने नहीं दे रहा है, यानी दूसरे की कमी कर देगा। तो एक की आविष्टता यानी एक की अधिकता किसी दूसरे खनिज की कमी भी कर देगी। अब बताओ कैसे असर निकालोगे। भाई एक की कमी होती, पढ़ लेते, देख लेते। यहां तो एक की अधिकता जो है वो किसी दूसरे की कमी भी कर रही है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये उस कमी से लक्षण आ रहा है या ये अधिकता से लक्षण आ रहा है। तो अधिकता से लक्षण निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है ना ये बात। तो उदाहरण के तौर पे एक बात समझाते हैं। और 2 रोटी खा सकते थे, 10 खिला दी, वही वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2 रोटी खा सकते थे, 10 खिला दी, पेट तो खराब हुआ ही हुआ। पेट तो खराब हुआ ही हुआ। अब हो सकता है उस पेट खराब होने के संग बुखार भी आ जाए, हो सकता है उसके संग उल्टी भी होने लग जाए। बात समझिएगा, बुखार भी आ गया, पेट भी खराब है, दस्त लगे हुए हैं, उल्टी भी आ रही है, बुखार भी आ गया है, कुछ बचा ही नहीं, है ना। यानी अभी तक तो आपका पेट खराब था, लूज मोशन था, ठीक है, तो एक ही जगह से पानी या खाना बाहर निकल रहा था। ठीक है, बात समझिएगा, मतलब जो आप भाई ओरल इंटेक कर रहे हैं वो सारा ओरल इंटेक बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि डायरिया हो गया है। लेकिन अब वोमिट भी हो गई, उल्टी भी हो गई, तो 2 रास्ते हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो बॉडी में कमी आ रही है वो उल्टी से ज्यादा आ रही है या नीचे से ज्यादा आ रही है। मतलब जो आपको लूज मोशन है वहां से ज्यादा आ रही है यार मतलब बात समझ लेना। ठीक है, कि नीचे यानी डायरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि पेट खराब है, नीचे का मतलब पेट खराब है, तो पेट की वजह से आ रही है या उल्टी की वजह से आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, ये बड़ा मुश्किल है कहना। ठीक है, दोनों में कोई हो सकता है। तो वही बात आ गई। इसका एक एग्जाम्पल भी इन्होंने लिया है। जैसे इन्होंने कहा है मैग्नीज जो है, एमएन जो है, जब ये अधिक होता है, जब ये अधिक होता है, आवश्यकता इसकी होती है, तो ये 3 तत्वों की कमी करता है। किन 3 तत्वों की कमी करता है? ये कमी करता है आयरन की, ये कमी करता है मैग्नीशियम की, ये कमी करता है कैल्शियम की। इन 3 तत्वों की कमी करता है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैसे करता है ये 3 तत्वों के साथ, कैसे आप कह रहे हैं कमी कर देगा? देखते हैं कैसे। देखते हैं, इन्होंने कहा है आविष्टता का मुख्य लक्षण क्या है। भाई एमएन की जब भी आप कह रहे हैं आविष्टता हो रही है, तो क्या हो रहा है? क्लोरोटिक शिराओं के द्वारा भूरे धब्बे जो है वो मिल रहे हैं। मतलब पत्ती में आपको भूरे धब्बे मिल रहे हैं, पत्ती में आपको भूरे धब्बे मिल रहे हैं, भूरे 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 धब्बे, कुछ भी बना दो यार, चलो, भूरे धब्बे मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और इन भूरे धब्बों को पीली जो है वो पीली शिराएं घेरे हुए हैं। क्लोरोटिक है, अंदर से क्लोरोफिल की कमी हो गई है। ठीक है, ये खास बात है। अब ये जानना अनिवार्य है, क्या करना अनिवार्य है कि बहुत गौर से समझिएगा मेरी बात, लोहा और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतर्ग्रहण। ठीक है, मतलब मान लो आप कह रहे हैं ये जड़ें हैं,
अब यहाँ पे जड़ों में आप कह रहे हैं कि लोहा और मैग्नीशियम जो है, आयरन और Mg जो है, ये अंदर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि अंदर Mn ज्यादा है, इस वजह से। इसके अलावा मैग्नीशियम के संग एंजाइम से जुड़ने के लिए प्रतियोगिता कर रहा है। मैग्नीशियम के संग किसके लिए कर रहा है? एंजाइम से जुड़ने के लिए भी ये कंपटीशन कर रहा है। फिर मैग्नीज अंतर स्तंभ शीर्ष के कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित करता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अलावा, यहां से जब ऊपर की तरफ, जड़ों से ऊपर, तने की तरफ, ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जब कभी आप कहते हैं कैल्शियम ऊपर जाना होता है तो ये कैल्शियम को ऊपर जाने को भी रोक देता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? तीन चीजों की कमी कर रहा है, कैल्शियम की, आयरन की, और आप कह रहे हैं मैग्नीशियम की। तीन चीजों को असर डाल रहा है। तो इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत हो रहे हैं, मैग्नीज की अधिकता से, सॉरी, वो वास्तव में लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिक्कत लिख गई है। मैग्नीज की कमी नहीं होगी, मैग्नीज की अधिकता होगी यहाँ पे। लेकिन ये हिंदी मीडियम की थोड़ी दिक्कत है, हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी में थोड़ी सी कमियां हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता समझ में आ रही है क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? फिर है अगला, तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। यहाँ पे दो चीजें हैं। एक, जैसा हमें पता है कि अवशोषण के लिए दो तरीके होते हैं, एक तरीका कहलाता है सक्रिय, एक कहलाता है निष्क्रिय, एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो इसी पे बात कर रहे हैं। मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका की बात करेंगे, क्योंकि जब हम अवशोषण की बात करते हैं तो कोशिका की बात कर ले या ऊतकों की बात कर ले, अंगों की बात कर ले, तो हम बात कोशिका की कर रहे हैं। तो ये कोशिका है, कोशिका। ठीक है, और ये है कोशिका के बाहर की कोशिका भित्ति। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कोशिका भित्ति तो होती है मृत। देखो मेरी बात समझा, कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत होती है। कोशिका भित्ति तो जीवित होती नहीं है। अब कोशिका भित्ति के अंदर क्या है? कोशिका कला। ये ये है कोशिका कला। आपको पता है कोशिका कला और कोशिका भित्ति के बीच में जो गैप होता है, इस गैप से जब कोई पदार्थ इधर से उधर ट्रांसफर होता है तो इस तरीके के मूवमेंट को हम कहते हैं एपोप्लास्ट। ये आपने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, पौधों में परिवहन में। और अगर हम कह रहे हैं जीव द्रव्य के द्वारा कोई चीज इधर से उधर जा रही है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, तो उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट। ये दो तरीके के ट्रांसपोर्ट आपने मूवमेंट पढ़े। हम एक एक करके बात करते। एपोप्लास्ट जो है, जब आप कह रहे हैं इन दोनों के बीच में से जा रहा है, गैप में से, ये निष्क्रिय है लेकिन तीव्र होता है, तेजी से चलता है। निष्क्रिय है, एटीपी का खर्चा नहीं होगा। लेकिन जब हम सिम्प्लास्ट की बात करते हैं, सक्रिय है लेकिन धीमा होता है। ठीक है, सक्रिय है लेकिन धीमा होता है, बात समझिएगा। तो सक्रिय परिवहन है, एटीपी के खर्चे से हो रहा है, लेकिन होता धीमे है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका के अंदर जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। ये आपने कोशिका के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, अगर कोई चीज कोशिका के अंदर जाएगी तो उसे कहते हैं अंतर्वाह, बाहर आती है तो उसे कहते हैं बहिर्वाह। ठीक है, और आयनों की पूरी एक गति को कहते हैं, आयनों की गति को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवाह। क्या कहते हैं बेटा? अभिवाह। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन उपापचय। नाइट्रोजन उपापचय की बात करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पानी पी ले जरा, 1 मिनट, 1 सेकेंड बस।
जी शुरू करते हैं। तो यार बात कर रहे थे हम लोग कि नाइट्रोजन उपापचय क्या होता है। एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम एक बात करेंगे नाइट्रोजन उपापचय है क्या। तो यार देखो, नाइट्रोजन उपापचय क्या है। उपापचय मतलब जैसा हमने बताया किसी चीज का बनना या टूटना। ठीक है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, पादप और सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये एक बहुत खास बात है। क्यों है? आप कहते हैं कि नाइट्रोजन मृदा में सीमित है, हालांकि नाइट्रोजन बहुत मात्रा में मिलती है, लेकिन मृदा के अंदर ये कह रहे हैं उस सीमित नाइट्रोजन के लिए पौधे भी और जीवाणु भी दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इस पे बाद में बात करेंगे। ऐसे नहीं लिखा है, काम आएगा, अभी आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, वो जो सीमित संसाधन है वो आपको प्राकृतिक या कृषि पारितंत्र में मिलेंगे। ठीक है, यानी नेचुरल सिस्टम में या कृषि के अंदर आपको सीमित मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा एक बहुत खास टर्म आता है, एक बहुत बार खास तौर से बात आती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो पहले हम नाइट्रोजन चक्र की बात कर लेते हैं, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की भी बात करेंगे। लेकिन ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है इसका मतलब होता क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब ये है बेटा कि जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन मिलती है वो N2 की फॉर्म में मिलती है, और पौधे इस N2 को अवशोषित कर नहीं पाते हैं। तो पौधे क्योंकि उस N2 को ले नहीं पा रहे हैं, तो उस N2 का यानी नाइट्रोजन का हम किसी और रूप में परिवर्तन करते हैं। किसी और रूप का मतलब अमोनियम आयन, किसी और रूप का मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन, जिससे कि पौधे उसे ले और फिर पौधे उस नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल का निर्माण करें। 20 अमीनो अम्ल जो होते हैं, जिनमें आप कहते हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों आते हैं, जरूरी या जो कम जरूरी है शायद, है ना, ऐसे कुछ कहलाता है, क्योंकि 10 अमीनो एसिड हमारे अंदर मिलते हैं, 10 हमारे अंदर नहीं मिलते हैं। तो हमें वो जो बचे हुए 10 हैं जो हमें जरूरी है वो हमें पौधे से मिल जाते हैं। तो पौधा तो पूरे के पूरे 20 अमीनो अम्ल अपने अंदर बनाता ही बनाता है। तो वो अमीनो अम्ल के लिए उसे क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है। तो वो नाइट्रोजन जो है, वो नाइट्रोजन कैसे काम उसे मिलेगी, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजन चक्र। तो शुरू किया जाए नाइट्रोजन चक्र। देखें, चलिए यार देखो, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन सबसे पहले 3 तरीके से अलग अलग कैसे परिवर्तित हो रही है देखते हैं। पहला लिखा है विद्युतीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। विद्युतीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या मतलब है? अल्ट्रावायलेट किरणें, जंगल में आग लगना, गाड़ियों के धुएं से या बिजली चमकने से। ठीक है, वो जो बिजली चमकती है उससे, जो गाड़ियों का धुआं है पोल्यूशन के रूप में, प्रदूषण के रूप में, उससे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों के रूप में, या जंगल में अगर आग लग जाए तो वहां से। इनमें से किसी भी तरीके से आप कहते हैं कि जो N2 है, नाइट्रोजन है, वो NO3 में परिवर्तित होती है। ये NO3 में परिवर्तित होगी। किसमें परिवर्तित हो रही है? NO3 में परिवर्तित हो रही है। और ये NO3 जो परिवर्तित हो रही है, ये आप कहते हैं अम्ल वर्षा के रूप में जमीन में आ जाती है। एसिड रेन जो होती है, क्योंकि धुआं है, जंगल में आग है, ये तो ऊपर गए NO3, और फिर वो जल से HNO3 की फॉर्म में नीचे आ गए जमीन पे। जमीन में आ गए। तो ये हो गया NO3। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है? औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी N2 को अमोनिया में परिवर्तित करना, हैबर्स प्रोसेस जो आपने पढ़ रखी है। N2, ठीक है, 2NH3 बनेगा ना? ठीक तो है, ये 3 नहीं होगा यार, केमिस्ट्री है ये। क्या लिख रहा है? N2 लिख दो सीधे, N2। ठीक है, और 3S2, अब सही है, 2NH3 बना, हैबर्स प्रोसेस कहलाती है। हैबर की विधि आपने पढ़ रखा हो केमिस्ट्री में। ठीक है।
तो औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी हो रहा है, अमोनिया बन रही है। और यहाँ पे जो हमें पढ़ रहा है खासतौर से जीव विज्ञान के अंदर, हमारी बॉयो के अंदर, वो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से भी अमोनिया बन रही है, ठीक है। तो ये बन गई अमोनिया। अमोनिया फिर परिवर्तित होती है NO2 में, और NO2 परिवर्तित होती है NO3 में। तो चाहे डायरेक्टली NO3 बने या अमोनिया से NO3 बने, बनना NO3 है। जमीन में आ गई ये NO3, ये NO3 अब पौधा लेगा। क्या लेगा? पौधा लेगा, ठीक है। पौधे ने ले ली, पौधे ने NO3 ले ली, ठीक है। अच्छा भैया, लेकिन एक खास बात है यहाँ पे। अब पौधा जो NO3 लेगा वो क्या करेगा? यहाँ पे हमें एक चीज देखिए, मान लो पादप के अंदर NO3 आ गई, तो पादप के अंदर जो NO3 आती है वो वापस NO2 में परिवर्तित होती है, वापस अमोनिया बनाती है, और वापस फिर अमीनो अम्ल बनाती है, अमीनो अम्ल बनाती है, ठीक है। ये है। तो पादपों ने इस पूरे NO3 से अमीनो अम्ल का निर्माण किया। अमीनो अम्ल हम लोगों ने लिए। अब हम मरे भाई, जब बॉडी सड़ेगी, जैसे जंतुओं की सड़ आती है, आपने अक्सर देखा होगा जंगल से निकलते वक्त कुत्ते बिल्ली, नहीं यार कुत्ता बिल्ली से ज्यादा तो गाय भैंसों की मिलती है, ऐसी लाशें पड़ी रहती है, ठीक है। तो वो सड़ नहीं है, तो वो सड़ता हुआ जैव बार है, या पौधा भी डायरेक्टली हो सकता है। जब आप कहते हैं अमीनो अम्ल टूटेंगे तो उससे अमोनीकरण होगा, यानी अमोनिया का निर्माण दोबारा होगा। तो अमोनीकरण जो है वो भी कौन कर रहा है? अमोनिया का निर्माण है वो भी बैक्टीरिया यानी जीवाणु कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पूरे उस साइकिल में आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है? नाइट्रोजन चक्र चल रहा है। यहाँ पे एक और कहानी भी है। क्या कहानी है? कि ये NO3 जो है वो NO3 पौधा भी ले सकता है, वो NO3 पौधा भी ले सकता है, और पौधे के अलावा वही NO3 सीडोमोनास और थायोबैसिलस भी नाइट्रीकरण भी कर सकते हैं और वापस N2 बना सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, ये NO3 पौधा भी ले सकता है, और ये NO3 सीडोमोनास या थायोबैसिलस जो नाम के बैक्टीरिया हैं, ये विनाइट्रीकरण के द्वारा दोबारा N2 रिलीज कर सकते हैं, दोबारा N2 बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने लिखा था कि मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन, ये वही नाइट्रोजन NO3, ठीक है, ये पादप और सूक्ष्म जीवी में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये पौधों को मिलेगी या थायोबैसिलस जैसे या सीडोमोनास जैसे जो जीवाणु हैं वो इसे दोबारा N2 में तोड़ देंगे। तो ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझ में आ गया क्या था? बात समझ में आ रही है? चलिए, जैसा अभी हमने बताया था आपको कि ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को NH3 में परिवर्तित करना है, यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो नाइट्रोजन चक्र के अंदर जो खास टर्म दिया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वो क्या है? कि हम N2 को अमोनिया में परिवर्तित करते। अब ये अमोनिया जो होती है इसमें से कुछ बाष्पीकृत हो जाती है, कुछ NH4 की फॉर्म में रहती है, लेकिन जहरीला होता है, पौधे लेते नहीं है। तो अधिकतर को हम NO2 NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट करके पादप को दे देते हैं, और पादप उस NO2 को अमोनिया में करके वापस अमीनो अम्ल का निर्माण कर देता है। NO3 से NO2 बना, NO2 से अमोनिया बना, अमोनिया से अमीनो अम्ल बना। तो इस तरीके से पौधों के अंदर अमीनो अम्ल का निर्माण हो गया, और वो अमीनो अम्ल हमने ग्रहण कर लिए। बात समझ में आ रही है? इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशंस भी दे रखी हैं, ये वो इक्वेशंस हैं जो हमें एनसीईआरटी क्लियर कहती है कि NO3 कैसे बनता है और NO2 कैसे बनता है, इस पे बात कर रहे हैं। तो ये यार याद होनी चाहिए आपको, अलग अलग बैक्टीरिया के नाम इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। वैसे अमोनिया से NO2 बना, ये काम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और NO2 से NO3 बनाने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए।
नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जो है वो NO2 बना रहा है, और नाइट्रोबैक्टर जो है वो NO3 बना रहा है। इनको हम नाइट्रीकरण रसायन पोषी जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण रसायन पोषी जीवाणु कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत थी? कोई बात ऐसी जो समझ में आई हो आपको? क्या दोबारा बोलने की जरूरत है? क्या दोबारा बोलने की जरूरत है यार? ठीक है। तो जो N ट्रिपल बॉन्ड N था, ठीक है, उसे हमने NH3 में परिवर्तित किया। NH3 से NO2 बना, NO2 से NO3 बना, NO3 अंदर गया, NO3 ने NO2 बनाया, NO2 ने NH4 पॉजिटिव बनाया, अंदर अमीनो अम्ल बन गए, अमीनो एसिड बन गए, और अमीनो एसिड ने प्रोटीन का निर्माण कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आ गई है ये वाली? चलिए, इसके बाद आता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आप कहते हैं कि सब कौन कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, इनके नाम हमें याद करने पड़ेंगे। तो एक बार जरा पढ़ लेते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया हैं या कौन कौन से जीव जंतु हैं। देखिए, N2 को NH3 में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनेज। अब इसके लिए जो सूक्ष्मजीवी इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र जीवी, ऑक्सी सूक्ष्मजीवी। इसमें आता है एजेटोबैक्टर और बीजरिंकिया का नाम। वही स्वतंत्र जीवी अनऑक्सी में, अऑक्सी में रोडोस्पाइरलम। ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र जीवी की बात हो रही है, जो स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। वही सहजीविता में राइजोबियम और फ्रैंगिया का नाम आता है। राइजोबियम लेग्यूम में मिलता है और फ्रैंगिया आलुगिम में मिलती है, जैसे एल्नस। यहां पे एक बात बता दें कि ये स्वतंत्र जीवी तो है, स्वतंत्र जीवी तो है, लेकिन तब नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण तभी करते हैं जब ये सहजीविता में रहते हैं। बात समझ में आ गई? तो किसी भी दाल के कुल में, वो अरहर की दाल हो, मटर की दाल हो, चने की दाल हो, किसी भी तरीके की किसी भी दाल के कुल में आप कहते हैं राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूम में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा नीले हरे शैवाल होते हैं। ठीक है। नीले हरे शैवाल भी जनरली दो भाग में रहते हैं, या फिर आप कहते हैं स्वतंत्र होते हैं, और या फिर वो सहजीविता में होते हैं। सहजीविता में ये साइकस की कोरलाइट जड़ों में मिलते हैं, साइकस की कोरलाइट जड़ों में मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा एजोला की पत्तियों में भी मिलते हैं। और स्वतंत्र जीवी में ये जो नाम आता है वो है नॉस्टॉक और एनाबियना। ठीक है, ये नाम आते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ नीले हरे शैवाल हैं जो अकेले हो या सहजीविता में हो लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यार हमें पढ़ना है कि भाई कैसे राइजोबियम जो होता है वो ग्रंथिकाओं का निर्माण करता है। तो इसके लिए कुछ स्टेप लिखे हैं यहाँ पे, उन स्टेप को एक एक करके हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि क्या ये स्टेप है और कैसे ग्रंथिकाओं का निर्माण होता है और कैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इस पे बात करेंगे। तो देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है यार सबसे पहले
इस तरीके का एक डायग्राम है, ठीक है, और बाहर कहीं राइजोबियम बना है। तो सबसे पहला भाग जो है उसमें राइजोबियम अपने नंबर बढ़ाता है सबसे पहले तो। देखिए, राइजोबियम बहुगुणित होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है यार कि मूल रोम जो है ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। मूल रोम थोड़ा सा मुड़ जाता है, शायद इसमें एनसीईआरटी का डायग्राम दिया भी होगा। ये रहा, ये बहुत सारे राइजोबियम बने हैं, ठीक है। मृदा की कण भी है, मूल रोम भी है। बाद में ये मूल रोम थोड़ा मुड़ गया है, ठीक है। दो बार लिख दिया है, ठीक है। बी और सी इसी में कर लेते हैं, ठीक है। और अब अंदर की तरफ क्या होगा? एक संक्रमण धागा बनेगा, उस संक्रमण धागे से ये राइजोबियम अंदर प्रवेश करेगा और अंदर कॉर्टेक्स तक की कोशिकाओं में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये अंदर पहुंच गया, अंदर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। देखो, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी मेरे को दिखाते चलते हैं आपको। ये देखिए, अंदर पहुंच रहा है और अंदर कॉर्टेक्स तक की कोशिकाओं में पहुंच गया। तो अब क्या होगा? ठीक है, अब ये कॉर्टेक्स तक की कोशिकाओं में पहुंच गया अंदर, ठीक है। अब क्या करेगा? ये इस सूत्र से मुक्त हो जाएगा और यहां प्रवेश कर जाएगा। ये अंदर पेरिसाइकिल है, ये कॉर्टेक्स है, ये पेरिसाइकिल है। सॉरी, पेरिसाइकिल का एंडोडर्मिस है। पहले तो एंडोडर्मिस आएगा, ठीक है। और अंदर जाके ये यहां पे विभेदीकरण करेंगे, यानी यहां पे एक अन्य कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। मान लो ये यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण इन्होंने करने लग गए, ठीक है। इसको कहेंगे ग्रंथिका। क्या कहेंगे? ग्रंथिका। अब जरा एक बार हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण शुरू हुआ और ये ग्रंथिका है, यानी ये चीज बन के यहाँ पे तैयार हो गई। कैसे दिखेगी ये? आइए देखते हैं। ग्रंथिका जो है अंदर ही अंदर, ये मान लो इस तरीके की है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं अंदर आपको मिल रही हैं। ये, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम एक ग्रंथिका का अगर चित्र देखें तो उसके अंदर ये जो राइजोबियम है ये जाके वृद्धि करता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जगह बनाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपको याद होगा, आप पढ़ चुके शुरू में ही हमने एक चीज बताई थी कि N2 से अमोनिया बनने के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। एक और बात बता दें, नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य नहीं करता है, टूट जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये जो है यानी हमें राइजोबियम, राइजोबियम ऑक्सी वाला है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है, ठीक है। तो राइजोबियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है और नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन के बिना कार्य करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या यार, ये जो अंदर बनी है आपकी ग्रंथिका के अंदर की एक कोशिका, इसके अंदर हमें राइजोबियम मिल रहा है, ठीक है। ये राइजोबियम मिल रहा है मान लो, ठीक है। इस तरीके से कुछ मिलता है। तो ये राइजोबियम मिल रहा है, अंदर होगा नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो अब ये जरूरी है कि अंदर ऑक्सीजन ना जाए, तो इसके लिए हमें क्या मिलता है? इसके लिए हमें एक बहुत खास चीज मिलती है। क्या खास चीज मिलती है? इसके लिए हमें यहाँ पे मिलता है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन मिलता है।
ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को रोक लेता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, मतलब ऑक्सीजन को रोक लेता है और अंदर आने नहीं देता। मतलब मेरी बात समझिएगा फिर एक बार, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि बाहर से अगर ऑक्सीजन अंदर आ भी रही है तो ऑक्सीजन इनसे रिएक्शन कर रही है, अंदर नहीं जा पा रही है। और जब ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगी तो ऐसे में नाइट्रोजनेज काम करेगा और क्या करेगा, N2 को अमोनिया में परिवर्तित, सॉरी N2 को अमोनिया में परिवर्तित कर देगा। ये काम होता रहेगा अंदर ही अंदर। तो इस तरीके से ग्रंथिकाओं का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? एक बार, अच्छा हाँ, और एक और बात, क्या एक और बात, कि इसके अलावा मेजबान से संवहनी संबंध भी ये बना लेगा। मतलब जाइलम फ्लोएम से अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर तक अगर नहीं जाएगा, जाइलम फ्लोएम से अटैच नहीं होगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? फ्लोएम से खाना मिलेगा। तो फ्लोएम से संबंध बनाना इसका बहुत जरूरी है। तो ये जाइलम फ्लोएम से भी संबंध बनाएगा। उसका फायदा ये होगा कि इसे खाना मिलता रहेगा, बदले में अमोनिया दे रहा है जितनी भी नाइट्रोजन स्वीकार कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? दोबारा एक बार रिपीट कर दे कहिए तो आप। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। राइजोबियम मूलरोम के चारों तरफ गया, विभेदित हुआ, विभेदित होने के बाद में मूलरोम थोड़ा सा मुड़ गया, जो रसायन इसने सिक्रीट किया उसकी वजह से अंदर एक संक्रमण सूत्र बन गया जो अंदर तक जाएगा, बैक्टीरिया उससे अंदर एंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अंदर प्रवेश करने के बाद में ये कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में जाके विभेदीकरण करेगा और बाहर की कोशिका के अंदर एक नई कोशिका का निर्माण करेगा जिन्हें ग्रंथिकाएं कहेंगे। इन ग्रंथिकाओं के जाकर ये अंदर जाके अपना भी संख्या बढ़ाता है और इसके बाद ये अंदर की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर एक वर्णक मिलता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को अपने आप से जोड़ता है और ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। इसका फायदा ये है कि अंदर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ऑक्सीजन बाहर रहती है और नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता रहता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत अच्छे। तो ये एक चित्र था जो एनसीईआरटी में बना था, उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। फिर एक और चित्र है, देखिए ये क्या कह रहा है, नाइट्रोजनेज कैसे काम कर रहा है। ये कह रहा है नाइट्रोजनेज जो है वो N ट्रिपल बॉन्ड N है, उसमें हाइड्रोजन जोड़ा सबसे पहले, बनाया NH डबल बॉन्ड NH, फिर उसमें हाइड्रोजन जोड़ा, बनाया NH2 NH2, ये चीज हम पहले भी पढ़ा चुके हैं वैसे। फिर हाइड्रोजन बोला और जोड़ा, सॉरी, और बना दिया NH3 NH3, यानी 2 NH3 बना दिए। ये कह रहा है देखिए NN, इसमें हाइड्रोजन जोड़ा, इसमें हाइड्रोजन जोड़ा, NH NH बन गया। ठीक है, फिर H जोड़ा, ठीक है, NH2 NH2 बन गया, फिर H जोड़ा, अब की NH3 और NH3 बन गया, ये रहा NH3। ठीक है, और ये नाइट्रोजनेज अलग हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप कहते हैं ये बनता है, ये निर्माण होता है। इस पूरे में N2 के संग में 8 हाइड्रोजन जुड़े, 8 इलेक्ट्रॉन जुड़े, 16 ATP जुड़े, तब 2 NH3 बना। ठीक है, और 16 ATP की जरूरत पड़ी इस पूरी प्रोसेस में जो आप कह रहे हैं नाइट्रोजनेज कर रहा है, यानी सक्रिय प्रोसेस है ये जिसमें ATP खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? इसके बाद एक टर्म आता है अमोनिया की नियति। ये क्या है? ये पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है देखा जाए तो क्या है? देखिए यार, जो आप कह रहे हैं अमोनिया बना, वो अमोनिया क्या करेगा? जैसा भी हमें पता है कि पौधे के अंदर अमोनिया अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा। कैसे करेगा? तो यहाँ पे इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा और उम्मीद करेंगे ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर एक बार कह रहे हैं यार कमेंट्स में लिखते रहना, 2 क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे इस चैप्टर के बाद होने पे, और अगर आपके जवाब आएंगे तो समझ में आएगा आपको समझ में आ रहा है और आप पढ़ाई में मन लगा रहे हैं। ठीक है, इस बैच की अगली क्लास मेरी आखिरी क्लास है और पूरे बैच की भी शायद आखिरी क्लास होगी,
सफलता बैच की। और मेरी भी यहाँ पे इस बैच की आखिरी क्लास होगी। अगली क्लास जो मेरी आने वाली है जो है पादप जगत, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है वो भी। लेकिन फिलहाल आज की क्लास की हम बात कर रहे हैं खनिज पोषण की बात कर रहे हैं। सामान्यतः खनिज पोषण बहुत से बच्चों को मजा नहीं आता है, पढ़ने में समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कहते हैं रटने वाला है, थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक जरूर है, लेकिन यार मजा आएगा समझ में अगर आ रहा होगा तो। थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन है, बाकी तो समझने वाला ही है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो देखो अमोनिया की नियति क्या है। तो हमने कहा यार अमोनिया जो है वो कार्य की पीएच पर प्रोटॉनीकरण के बाद अमोनियम आयन का निर्माण करता है, ठीक है, NH4 का निर्माण करता है। अब अधिकांश पादप नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी संघीकरण कर सकता है, लेकिन अमोनियम आयन पादपों के लिए विषाक्त होते हैं, जिसके कारण उनमें एकत्रित नहीं हो सकते। तो किस प्रकार से ये अमीनो अम्ल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए दो क्रियाएं हैं यार। NH4 पॉजिटिव तो जो है वो विषाक्त होता है, जैसा हमने पहले भी बोला था। तो पौधे एक संग इतना NH4 नहीं ले सकते, तो इसलिए ये जरूरी है कि पौधे उसे दो तरीके से इस्तेमाल करें। कौन से दो तरीके हैं यहाँ पे, इससे पहले एक बात आपको समझा दे। क्या एक बात समझा दे? एक क्वेश्चन लिखिए नीचे, क्या लिखिए, यहाँ पे एक अमीनो अम्ल है और ये कीटो अम्ल है। देखिए ये कीटो अम्ल है, अगर यहां से NH3 इसे दे दे, मेरी बात समझिएगा, अगर यहां से NH3 इसे दे दे तो ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा और ये कीटो अम्ल में। देखिए कैसे, ये NH3 से दिया तो R1 वाला जो है वो कीटो अम्ल में परिवर्तित हो गया, देखिए। और R2 वाला, ये वाला जो पोर्शन है R2 वाला, ठीक है, ये R2 वाले के अंदर, ये देखिए आप R2 वाले के अंदर ये अमोनिया लग गया और ये किस में परिवर्तित हो गया, किसी दूसरे अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो गया। कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि यार एक कीटो अम्ल और एक अमीनो अम्ल की अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो कीटो अम्ल जो है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। और यही कहानी आप देखिए हो रही है यहां पे, रिडक्टिव एमिनेशन, अपचयित अमीनीकरण। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हमने कीटो अम्ल लिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और उसकी अपक्रिया हमने NH4 से कराई NADPH की प्रेजेंस में। तो कितना अंतर है कि यहाँ पे हम NADPH ले रहे हैं, ठीक है, अभी अगली वाले में NADPH नहीं लेंगे। तो हमने अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल की NH4 से रिएक्शन डायरेक्टली कराई NADPH की उपस्थिति में और हमने बना दिया ग्लूटामेट। जो पहला अमीनो अम्ल बनेगा वो बनेगा ग्लूटामेट, ठीक है। और अब इस ग्लूटामेट से हम क्या कर रहे हैं, पार एमिनन। पार एमिनन का मतलब है ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन का मतलब है कि अमीनो ग्रुप को एक अमीनो एसिड से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, बस इतना अंतर है। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि इसमें अमीनो अम्ल से अमीनो समूह को कीटो अम्ल के कीटो समूह से स्थानांतरण होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं थी बात में। अब ग्लूटामिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है जिसमें अमीनो अम्ल जो स्थानांतरित होता है दूसरे अमीनो अम्ल का निर्माण विपक्ष एमिनेज द्वारा होता है। इसके लिए ट्रांस एमिनेज जो होता है उसकी जरूरत हमें पड़ती है। क्यों? क्योंकि ट्रांस एमिनेज जो एंजाइम है वो इस अमोनिया जो NH3 है उसको यहां से हटा के यहां पे ले आ रहा है। बात समझ में आ गई? इतनी कंफर्म बात समझ में आ रही है? बताते रहिएगा बात समझ में आ रही है नहीं। फिर से एक बार बोल रहे यार, क्या हुआ, कीटो अम्ल और अमीनो अम्ल दो चीजें हैं, ठीक है। कीटो अम्ल में अमोनिया की कमी होती है तो ऐसे में अमीनो अम्ल अपना अमोनिया कीटो अम्ल को दे देता है और वो कोई दूसरा अमीनो अम्ल बना देता है, कोई दूसरा, और खुद वो जो होता है वो कीटो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? कंफर्म? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पौधों में एस्पार्जिन और ग्लूटामिन दो अति सूक्ष्म एमाइड पाए जाते हैं जो प्रोटीन के रचनात्मक भाग हैं। ये दो अमीनो अम्ल क्रमशः एस्पार्टिक और ग्लूटामिक अम्ल के प्रत्येक के साथ अमीनो समूह के जोड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल का हाइड्रोक्सिल भाग NH2 मूल से विस्थापित हो जाता है। मतलब जो COOH भाग होता है उसमें भी आप कहते हैं NH2 आ जाता है, ये बात आती है, ठीक है। अमाइड में क्योंकि अमीनो अम्ल से ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है अतः ये दारू वाहिकाओं के पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।
इसके साथ ही कुछ पौधों में जैसे सोयाबीन को ग्रंथिकाओं बाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिएट्स में भेज देती है। इन यौगिकों में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। मतलब सोयाबीन के अंदर क्या हो रहा है यार, सोयाबीन के अंदर क्या हो रहा है, सोयाबीन के अंदर ग्रंथिकाओं के अंदर ये कह रहे हैं यूरिट्स में आते हैं जिसमें नाइट्रोजन अधिक है। अधिक का मतलब है 2 से ज्यादा है। जैसे N2 में कितना होता है, 2 होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, या N3 या N4 की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन अधिक होता है, कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन अधिक होता है, यानी C/N रेशियो जो है उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है। इसे यूनिट्स कहते हैं। तो ये सोयाबीन में मिलता है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है यार, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है। आज के 2 सवाल सिर्फ हैं। पहला सवाल जो है वो है कि बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से थे। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, लाभदायक जो आप कह रहे हैं खनिज थे वो कौन कौन से थे, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। और दूसरा आपको जो बताना है वो बताना है कि बृहद पोषक की सांद्रता कितनी थी, कितनी सांद्रता में इनकी जरूरत होती है। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस पूरे वीडियो को आपको समझ में आ रहा है तो आज का होमवर्क बस इतना ही है। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में जो कि हमारी यानी सौरभ पांडे सर यानी मेरी बल्कि कहना चाहिए इस सफलता बैच की वनस्पति विज्ञान की मेरे द्वारा ली गई आखिरी क्लास होगी। तो अगली क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।